हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेमेटिक्स, नहीं जनाब काइनेटिक्स होगा, राइट। केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए, राइट। क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम टॉप पीवाईक्यूज, रिवीजन सीरीज एंड फार्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। क्लियर है? यस। चलिए अब इस वीडियो को फटाफट से हम शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको दिखाई भी पड़ेगा बढ़िया से। यस। फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम द एक्टिवेशन एनर्जी इज 30 किलो जूल पर मोल एंड द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकेल द एक्टिवेशन एनर्जी इज 41.4 किलो जूल पर मोल। द लोगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ केमिजॉर्प्शन ऑन इक्वल एरियाज ऑफ द मेटल्स एट। ओके, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं? चलिए आपको हम समझाते हैं। रेट ऑफ केमिजॉर्प्शन क्या होने वाला है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। यस। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर दो प्लेट हैं, एक प्लेटिनम की हो जाएगी और एक निकल की हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो जाएगी प्लेटिनम की और ये हो जाने वाली है निकल की। इक्वल एरिया है तो देखिए थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, अदरवाइज हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, राइट। चलिए मान लेंगे ये सेम एरिया की हैं दोनों। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये सेम सरफेस ही ऐसे ड्रॉ कर देते हैं हम। सब कुछ इक्वल है भैया, लिखा है ना, आप कहीं पर देख पाएंगे लिखा हुआ है जंक्शन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। इक्वल एरिया, यहाँ पर देखिए इक्वल एरियाज ऑफ मेटल्स लिखा हुआ है। तो H2 दोनों पर ही ऐड हो जाने वाला है। अरे हाँ या ना, H2 गैस ही तो है। यस। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ केमिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलिए यहाँ पर लिखेंगे जरूर, रेट ऑफ केमिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और यहाँ पर गैस क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या हम ऐसे लिख दें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन? यस, लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स, ओहो ये एक्स्ट्रा लाइन खींच गई है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपसे देखिए, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है लॉग के प्लेटिनम डिवाइडेड बाई के निकल। क्लियर? क्या आपको आरएनएस इक्वेशन याद आ रही है? के इक्वल टू क्या होता है? ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये होता है। और आपसे यहाँ पर यही के पूछा गया है। क्लियर है? और वो लोगरिथम आएगा, अभी बताते हैं, आएगा जनाब। जैसे ही आपने ये पढ़ा, रेट ऑफ केमिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद आया? R इक्वल टू के पी H2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। क्लियर है? जनाब यहाँ पर आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन दोनों में ही है। दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन दोनों में है तो हम क्या लिख सकते हैं? ln R1 बाई R2 इक्वल टू के, जस्ट सेकेंड, ln यहाँ पर भी तो होना चाहिए, अगर हमने यहाँ पर लगाया है तो ln K1 बाई K2। अब हमने ln क्यों ले लिया? क्योंकि जनाब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? लॉग ना। दैट मीन्स ln को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा गया है लॉग K1 बाई K2। अगर हम 1 को प्लेटिनम बोल दें तो क्या कोई दिक्कत है आपको? नहीं। 1 को प्लेटिनम बोल देंगे और 2 को निकल बोल देंगे। अरे हाँ या ना? तभी तो आपसे यहाँ पर देखिए, जस्ट सेकेंड, प्लेटिनम और निकल लिखते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको। प्लेटिनम निकल, आपसे लॉग के पी टी बाई के एन आई पूछा गया है। ऑल गुड, ठीक है। अब ये के क्या है भैया? ये आरएनएस इक्वेशन है ना, यहीं पर जो के है वही है। अब के पी टी यानी कि प्लेटिनम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यानी कि प्लेटिनम की ई ए क्या होने वाली है बताइए? चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, माइनस ई ए ऑफ प्लेटिनम बाई आर टी। क्लियर है? इसी प्रकार से आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे हम, के ऑफ निकल इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन थोड़ा बीच में लगाया जाएगा, है ना, इस प्रकार से। यहाँ पर भी जनाब आने वाला है ए टू द पावर ए ई टू द पावर माइनस ई ए निकल बाई आर टी। क्लियर है? ए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जनाब ये कांस्टेंट ही तो होता है। यस, इस प्रकार से कैंसिल हो जाने वाला है। अब के पी टी की वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी है ना। तो इसको थोड़ा ऐसे करके आते हैं, है ना। ln ऐसे ही रहने वाला है। के पी टी की वैल्यू क्या होने वाली है? ई टू द पावर माइनस ई ए पी टी, ई टू द पावर माइनस ई ए, यानी कि आरएनएस एनर्जी ऑफ पी टी, है ना, पी टी बाई आर टी। इसी प्रकार से इसको आप नीचे भी लिखेंगे। तो ln की वजह से ई कैंसिल आउट हो जाने वाला है। अरे हाँ या ना?
ln e, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, साथ ही लिख देते हैं ना, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रहेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, माइनस ई ए निकल है, ये जब ऊपर आएगा तो प्लस ई ए हो जाएगा, है ना, प्लस ई ए हो जाएगा, बट ये वाला तो माइनस में ही रहने वाला है। दैट मीन्स ई ए ऑफ निकल माइनस ई ए ऑफ प्लेटिनम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा, और नीचे आर टी आपको मिल जाने वाला है। बोलिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आरएनएस एनर्जी ऑफ निकल क्या है? 41.4 किलो जूल पर मोल। किलो जूल लिखा हुआ है, बट आपसे यहाँ पर जूल में पूछा जाएगा। यस, किलो जूल में लिखा हुआ है, दैट मीन्स 41.4 माइनस 30 आप करेंगे तो ये आएगा किलो जूल में। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अरे हाँ या ना? यस। आर टी की वैल्यू आपको जो दी हुई है उसी का यूज करना है। 8.3 इंटू टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन है, आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। यस, 300 केल्विन है। यस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? जस्ट सेकेंड, अभी एक चीज रह गई है। या आपने किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? आप ln k pt k ni, आप इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। ln k ऑफ प्लेटिनम एंड k ऑफ निकल, बट आपसे पूछा गया है लॉग। ln नहीं जनाब, लॉग पूछा गया। देखिए देखिए देखिए, लॉगरिथम लिखा हुआ है, दैट मीन्स ln को आपको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2.3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2.3 इंटू लॉग, ऐसे कर सकते हैं। तो इस 2.3 को आप यहाँ पर भेज देंगे। यस, और 2.3 लिखें या फिर पूरा लिख लें? 2.3 ही बोला गया है आपसे, तो 2.3 लिखना है आपको। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 1.99, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 2 लिख पाएंगे। अरे हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस के साथ आगे जाएंगे तो डेफिनेटली आप इंप्रूव कर पा रहे होंगे। इसको रफ करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट गोज फ्रॉम ए टू बी इन 3 स्टेप्स एज शोन बिलो। जनाब ये 3 स्टेप हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे हम आरडीएस क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लोवेस्ट होता है। स्लोवेस्ट स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होने वाली है। देखिए जनाब, एनर्जी यहाँ पर किसकी सबसे ज्यादा है? इसकी ना, स्टेप नंबर 2 की एनर्जी सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स यही है आरडीएस, यही है स्लोवेस्ट स्टेप। तो आरडीएस यहाँ पर क्या आने वाला है? आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेकेंड। तो जहां कहीं पर भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेकेंड नहीं है उसको काट सकते हैं हम। यस, इसको हटाइए। अब थर्ड या फोर्थ में से ही कुछ सही होने वाला है। क्लियर है? यस। आइए अब क्या बात, अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो यस जनाब, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स ये होते हैं, ये राइट, नीचे वाले, इनको हम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने हो जाएंगे? 2 ना? यस। और सबसे ऊपर ये जो होता है, ये होता है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अरे हाँ या ना? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इनको हम ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने हैं जनाब? 3 है ना? यस। देखिए नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स 2 लिखा हुआ है। क्लियर है? थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये देखना आता है तो 20 सेकंड काफी होंगे इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए। 20 सेकंड भी मैंने काफी ज्यादा बोला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, द नंबर ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स व्हिच इज आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ABCD है, आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आरएनएस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा आपको। एक्टिवेशन एनर्जी आपने देखी तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको यहाँ पर आरएनएस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के लिए आप इसको लॉग से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। लॉग K इक्वल टू लॉग A माइनस EA बाई RT। तो EA बाई R को यहाँ पर लिख लेते हैं, T को थोड़ा अलग कर लेते हैं, है ना, इस तरीके से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। और ये हमने लॉग लगाया है, इसलिए E को यहाँ पर आप निगलेक्ट कर पाएंगे। क्या आपको कुछ मैथमेटिकल नजर आ रहा है? Y इक्वल टू MX प्लस C। अरे हाँ या ना? नजर आया ना? दैट मीन्स आप इस वाले ग्राफ को बनाना चाहेंगे। Y एक्सिस पर क्या है? लॉग K ना? यस, Y एक्सिस पर लॉग K है, और X एक्सिस पर क्या है? 1/T। टेम्परेचर नहीं, 1/, टेम्परेचर है ना, 1/T। अब देखिए स्लोप किसमें है? स्लोप क्या है? माइनस EA बाई R, माइनस EA बाई R। तो यहां पर आप माइनस देख पा रहे हैं, दैट मीन्स स्लोप क्या है? निगेटिव। इस प्रकार से बनने वाला है।
ऐसा कुछ बनेगी, या फिर देखिए इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन ना करके थोड़ा सा आपको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जो भी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर देते हैं स्ट्रेट लाइन। अब इधर आइए, ऐसा ग्राफ बनने वाला है। अगर ई ए की वैल्यू निगेटिव हो गई, पहले हम निगेटिव ले लेते हैं। अगर ई ए की वैल्यू निगेटिव हो गई यानी कि 0 से कम हुई तो क्या होगा? अगर ई ए निगेटिव हुआ, ई ए अगर निगेटिव हुआ तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अरे हाँ है ना, देख पा रहे हैं ना आप, निगेटिव आज निगेटिव अपने आप बाहर है, यानी कि एक निगेटिव अगर यहाँ पर आया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स एम इक्वल टू एम ग्रेटर देन 0 लिख देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एम ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? दैट मीन्स कौन सा ग्राफ बनेगा भैया? इस केस में कौन सा ग्राफ बनने वाला है? जस्ट अ सेकेंड, ऐसे कर देते हैं हम। ई ए पॉजिटिव है, यहाँ पर लॉग ये हो जाना चाहिए और यहाँ पर 1/t। एम पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स एम ऐसे हो जाएगा। अरे हाँ है ना, क्लियर है ना, ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। दैट मीन्स ये एम पॉजिटिव है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। अब इस केस में आप क्या समझते हैं? जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू कम करने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से टेम्परेचर की वैल्यू आप कम करेंगे तो 1/t बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। 1/t की वैल्यू बढ़ने वाली है। अब आप खुद बताइए यहाँ से देखकर, अगर 1/t की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या लॉग के बढ़ रहा है? यस। 1/t की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉग के बढ़ रहा है। यस, इस प्रकार से। चलिए, यहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कौन सी? ई ए निगेटिव है। अब ई ए अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा? अगर ई ए इक्वल टू 0 है तो आप खुद बताइए, अगर ई ए 0 है यानी कि स्लोप 0 है, ई ए, दैट मीन्स इस प्रकार से आप कर देंगे, लाइन सीधी हो जाएगी, होगी ना? यस, लाइन सीधी हो जाएगी, कोई भी स्लोप यहाँ पर नहीं होने वाला। तो इस केस में टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन क्या है? ई ए इज ग्रेटर देन 0, यानी कि स्लोप क्या होने वाला है? निगेटिव ना, क्योंकि ई ए पॉजिटिव है, बाहर एक निगेटिव ऑलरेडी है तो वो पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट कर देने वाला। दैट मीन्स ये वाली लाइन हो जाने वाली है। इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं लॉग के 1/t। अगर आपने टेम्परेचर को घटाया, क्योंकि यहाँ पर हमने घटाया बताया ना, ओके, इसका मतलब 1/t बढ़ेगा। अगर 1/t की वैल्यू बढ़ रही है, इस तरफ जा रही है, तो बताइए जनाब लॉग के कम हो रहा है या नहीं? यस, बिल्कुल, लॉग के की वैल्यू कम हो रही है। अरे हाँ या ना, क्लियर है ना? सारी बातें क्लियर हो गई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए वापस से अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा से, द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही है। इफ अ रिएक्शन हैज 0 एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट। यस, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या बताया मैंने? यहीं पर तो बताया था ये सब। यस, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड पर आइए, द स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, द स्मॉलर नहीं भैया, स्मॉलर कैसे? हायर होना चाहिए ना। यस, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। इफ देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट देन इट मींस दैट द रिएक्शन हैज नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, निगेटिव नहीं, यहां पर आप देख पाए हैं निगेटिव नहीं होगा। स्टेटमेंट डी गलत, यानी कि दो स्टेटमेंट सही हैं, तो आप यहां पर 2 लिख देंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ें। यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। द करेक्ट रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। ओके, पॉजिटिव कैटलिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अच्छा जी, चलिए पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में आपको बता देते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर देगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट को बढ़ा देने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। चलिए ये भी साथ में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने का मतलब हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी कम, और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। क्लियर है? ऐसा कुछ अगर ग्राफ है आपके पास, यहां पर हम एनर्जी लिखने वाले हैं और यहां पर क्या हो जाएगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से होगा, है ना? इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ओके, तो डॉट 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 करके दिखा देते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में ये होने वाला है, राइट? ऐसा कुछ इस तरीके से, ये भी साथ में ऐसे कर लेंगे हम, इस तरीके से ये हो जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट का। अगर निगेटिव कैटलिस्ट भी बनाना चाहते हैं हम, तो ये देखिए, निगेटिव कैटलिस्ट के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाने वाली है। निगेटिव का ये रहा, पॉजिटिव का जनाब ये रहा। गॉट इट? क्लियर? चलिए देखिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट आपके बारे में बोला गया था, आपसे पूछा गया था। चलिए कहां पर है? ये तो निगेटिव वाला हो गया भैया, ये तो निगेटिव है। विद कैटलिस्ट नीचे होना चाहिए। यस, विद कैटलिस्ट नीचे होना चाहिए। दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट। अरे हाँ या ना? नॉर्मल कंडीशन में ये वाला होगा, मतलब जो प्रॉपर लाइन हमने बनाई है, डॉटेड डॉटेड जो हमने किया है, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में ये है, निगेटिव कैटलिस्ट के केस में ये।
क्लियर है? निश्चित तौर पे आपने इसको पढ़ाई है, अगर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपने पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस ग्राफ के थ्रू होकर ना गुजरे। क्लियर है? मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अ मॉलिक्यूल अंडरगोज टू इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रिस्पेक्टिव हाफ लाइव्स आर 12 मिनट एंड 3 मिनट। इफ बोथ द रिएक्शंस आर अकरिंग देन द टाइम टेकन फॉर द 50% कंजप्शन ऑफ द रिएक्टेंट इज। ओके जी, तो चलिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ डायग्राम बना लेना है, इस तरीके से आप समझेंगे तो आसानी रहने वाली है। ए से बी और सी, और इसका आप K1 मान लेंगे, इसका K2 मान लेंगे। बी वाला क्या है 12 मिनट, दैट मीन्स टी हाफ ऑफ बी लिख लेते हैं। टी हाफ ऑफ बी क्या हो जाएगा 12 मिनट, और टी हाफ ऑफ सी क्या हो जाएगा 3 मिनट। क्लियर है? यस। आपसे पूछा गया है टी हाफ ऑफ ए, दैट मीन्स आप कैसे करेंगे। यहां पर के इफेक्टिव लिख लेते हैं हम, ए के बजाय के इफेक्टिव लिखने वाले हैं, है ना। के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सिंपल है, K1 प्लस K2 होगा, K1 प्लस K2 होगा। ऑल गुड? यस। अब आइए जनाब, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, देखिए कहाँ पर लिखा हुआ था, यस यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी हाफ पता है? टी हाफ क्या होने वाला है, ln 2 बाई K1। K1 कहाँ पर है, ये है जनाब। टी हाफ ऑफ बी अगर हम लिख दें तो यहाँ पर आप K1 लिख पाएंगे, और टी हाफ ऑफ सी अगर हम लिख दें तो आप ln 2 बाई K2 लिख पाएंगे। क्लियर है? आपको अभी हमने बताया कि K1 प्लस K2 होने वाला है, दैट मीन्स देखिए के इफेक्टिव, इसका भी तो आप ओपन करेंगे। के इफेक्टिव क्या होने वाला है, के इफेक्टिव क्या हो जाएगा ln 2 बाई के इफेक्टिव है अगर यहाँ पर, तो टी इफेक्टिव, जस्ट सेकेंड इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, टी इफेक्टिव, टी इफेक्टिव, और नीचे क्या हो जाएगा के इफेक्टिव। अरे हाँ या ना, इसमें कोई समस्या है? अब यहाँ पर के इफेक्टिव K1 K2 की वैल्यू डालिए, आपको आपका आंसर नजर आने लग जाएगा। के इफेक्टिव क्या होने वाला है ln 2 बाई टी इफेक्टिव, ln 2 बाई टी इफेक्टिव। कोई समस्या तो नहीं है इन सब चीजों में, नहीं होनी चाहिए। K1 क्या होगा, K1 यहाँ पर आएगा यहाँ, दैट मीन्स ln 2 बाई टी हाफ ऑफ बी, अरे हाँ या ना, प्लस ln 2 बाई टी हाफ ऑफ ए, सॉरी सी, टी हाफ ऑफ सी। तो जस्ट सेकेंड, हाफ के लिए 1 भी तो चाहिए, यस, टी हाफ ऑफ सी। ओके, तो पेन एक बार बदल लेते हैं, व्हाइट पेन लेकर आते हैं। ln 2 गायब, यस। तो 1 बाई टी इफेक्टिव क्या जाने वाला है, 1 बाई टी हाफ क्या था जनाब 12 मिनट, 12 प्लस 1 बाई 3, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आने वाला है 12 एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 3 प्लस 1 4 बाई 12 आने वाला है, सही किया मैंने? नहीं, 4 प्लस 1 5 बाई 12 आ जाएगा, राइट, 5 बाई 12 आने वाला, दैट मीन्स टी इफेक्टिव क्या हो जाएगा 12 बाई 5, उल्टा करेंगे ना भैया, यस, टी इफेक्टिव आ जाने वाला है, टी इफेक्टिव 12 बाई 5, तो इसको आप करेंगे तो 2.4 आने वाला है। 2.4 आपसे पूछा गया, किसमें, मिनट में ही पूछा गया है, तो मिनट में ही पूछा गया है, मिनट में ही रखेंगे। 2.4 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आ जाने वाला है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, अगर यहाँ पर सेकंड लिखा होता तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, बट नहीं लिखा है, मिनट में ही है, तो मिनट में ही हमको भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सारी बातें क्लियर हैं? यस। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में काफी आसानी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, बट यहाँ पर 6 कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दिखाई ही नहीं देगा जनाब, क्योंकि थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर्स हैं कुछ कुछ पीडीएफ में, तो आप उन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे होंगे। बाकी हम वीडियो में तो बता ही देते हैं कि कहाँ कहाँ पर गलती है, कहाँ कहाँ पर गलती नहीं है। 6 ये हो जाएगा, है ना। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट, ओ हो भैया पहले अंडरलाइन करिए इसको, इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए ए को पढ़िए, द सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, दैट मीन्स अगर ए नॉट है तो हाफ लाइफ के बाद, टी हाफ के बाद क्या हो जाता है ए नॉट बाई 2, फिर टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा ए नॉट बाई 4 एंड सो ऑन, आगे क्या हो जाएगा ए नॉट बाई 8। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है ए नॉट बाई 2k, देख पा रहे हैं ना, टी हाफ ए नॉट बाई 2k, इसलिए आप हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, दैट मीन्स ये ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, ए नॉट से ए नॉट 2 हो गया, ए नॉट बाई 4 हो गया, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, बट आपको इनकरेक्ट लिखना है ना। A substance appearing as reactant in the chemical equation may not affect the rate of reaction। तो ये वाली लाइन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में सही होने वाली है, बट यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताया गया है, नहीं ये बताया गया कि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर कुछ भी नहीं बताया गया, तो एनटीए ने इसको सही माना है।
राइट, उसने सही माना है क्योंकि उसने ये मान लिया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ही हमने लिखा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो ऑर्डर लिखा हुआ था, तो आपको यहाँ पर भी मानना पड़ेगा, बट उन्हें बताना चाहिए। क्लियर है? और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप इसको जीरो ऑर्डर मानते हैं तो आपको समझ में आ जाने वाला है। रेट इक्वल टू के ए नॉट होता है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी आपको कहीं पर भी नजर नहीं आने वाली है ना। क्या लिखा हुआ है? सब्सटेंस अपेयरिंग एज रिएक्टेंट इन द केमिकल इक्वेशन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही लाइन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर। ऑर्डर तो हो सकता है फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, बट मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में होगी, 0 1 2 3 टाइप, है ना। 1/2 2/3 ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर में पॉसिबल है। तो ये ऑर्डर की वजह से तो सही हो जाता, बट मॉलिक्यूलरिटी की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाने वाला है, यानी कि स्टेटमेंट सी इज रॉन्ग। क्लियर है? अब आइए नीचे। द रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ जीरो एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस आर। अच्छा जी, तो क्या आपको यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला पता है? अरे यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला पता है ना, मोल टू द पावर 1 माइनस एन और लीटर टू द पावर n-1। ये उल्टा होता है ना, याद होगा आपको। सेकेंड इनवर्स यहाँ पर आप पुट करिए, एन की वैल्यू क्या होने वाली है, जिस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, यहाँ पर जीरो ऑर्डर है ना, तो यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो हम ले लेते हैं। अगर एन की वैल्यू आपने जीरो ले ली तो क्या हो जाएगा, मोल, एल की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स मोल का मोल ही रहने वाला है। एल, इसको आपने जीरो ले लिया, दैट मीन्स लीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स तो रहने ही वाला है। ये जीरो ऑर्डर का हो गया। एन इक्वल टू 2 के केस में क्या हो जाएगा, एन आपने 2 मान लिया, दैट मीन्स मोल इनवर्स हो जाएगा। अरे हाँ या ना, मोल इनवर्स और लीटर, सेकेंड इनवर्स तो रहने ही वाला है। गॉट इट? चलिए, पहले केस में मोल लीटर इनवर्स होना चाहिए, पहले केस में मोल लीटर इनवर्स होना चाहिए जो है, सेकेंड केस में मोल इनवर्स लीटर होना चाहिए, दैट मीन्स ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है? आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी जा रही है जनाब, आपको भी समझने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ये रिएक्शन आपके पास दी हुई है, आपसे क्या पूछा गया है, जस्ट अ सेकेंड। The above reaction was studied at 300 Kelvin by monitoring the concentration of FeSO4, in which initial concentration was 10 molar and after half an hour became 8.8 molar. तो FeSO4 की concentration इनिशियल क्या थी, 10 मोलर। आधे घंटे के बाद यानी कि 30 मिनट के बाद 8.8 मोलर बची हुई है। तो आपसे पूछा गया है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना जानते हैं ना आप? चलिए हम सिखाते हैं। Fe2SO4 होल साइज और FeSO4 के बारे में कहा गया, तो इनके दोनों के ही हम लिखने वाले हैं, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। FeSO4 के केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है, ये प्रोडक्ट साइड है ना, इसका मतलब ये खत्म होगा टाइम के साथ। अरे हाँ या ना, खत्म होगा, दैट मीन्स निगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। 6 है ना यहाँ पर, दैट मीन्स 1/6 हो जाएगा। और डेल्टा क्या है, FeSO4, यस, डेल्टा FeSO4 यानी कि इतना बचने वाला है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, जितना टाइम लगा है। ऐसे ही तो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वल टू आप कर देंगे। इधर आइए, 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1/3। अब हमने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जनाब यहाँ पर तो प्रोडक्ट बढ़ने वाला है ना, ये बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम होता है टाइम के साथ, ये बढ़ता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही हम रखेंगे। अब क्या बात, डेल्टा और क्या है, Fe2SO4 होल साइज, जस्ट अ सेकेंड, इसको अंदर ही रखने वाले हैं। FeSO4 Fe2 है भैया, Fe2 है तो उसको सही से लिख लेते हैं, है ना। Fe2SO4 का होल साइज, ऐसे ही तो है, यस। अब एक बार फिर से हम डेल्टा भूल गए, तो इसको ही डेल्टा में कन्वर्ट कर देने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे। और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टाइम तो होगा, यस, डेल्टा टी का मतलब टाइम होने वाला है। आइए, ये FeSO4 की कंसंट्रेशन आपको बताई गई है। FeSO4 कहाँ गया भैया, ये रहा, 8.8 से, मतलब 10 से 8.8, तो -1.6 रहने वाला है। फाइनल क्या है, 8.8, इनिशियल क्या था 10, डिवाइड बाई कितने टाइम में हुआ है, 30 मिनट में। आपसे यहाँ पर पूछा गया है सेकंड में, दिखाई दे रहा है या नहीं, देना चाहिए। यूनिट को ध्यान में रखना है, बिल्कुल रखना है यूनिट को ध्यान में। सेकंड इनवर्स है, दैट मीन्स इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 60 करना होगा। क्लियर है ना। 1/3 यहाँ पर एचडी रखेंगे हम, यहाँ पर भी 30 × 60 आप करेंगे। और इस यही पूछा गया है आपसे, ये तो पूछा गया है रेट ऑफ प्रोडक्शन, यस, Fe2SO4 होल थ्राइस। अगर आपको समस्या है तो आपको यही बता देते हैं हम। रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब देखिए, इस पूरे को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। बट इसको यानी कि यहां पर डेल्टा टी को भी लिखने की जरूरत नहीं है,
डेल्टा टी को सिर्फ डेल्टा टी ही रखते हैं, ठीक है? क्योंकि जनाब इस पूरे को यहाँ पर इसको ये हटा दीजिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरफ रेट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, इस तरफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इस तरीके से ये होने वाला है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अरे हाँ या ना, अगर पूरा ले लेंगे तो वो हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर क्लियर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं बचा है अब। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आराम से निकाल लेंगे हम। निगेटिव क्या होने वाला है, -1/6 करेंगे और ये 8.810 दैट मीन्स 1.2 आने वाला है, माइनस का वो भी है ना। 30 × 60 क्या हो जाएगा, 1800। क्लियर है, माइनस से माइनस चला जाएगा और इसको आप ऐसे करेंगे 0 हो जाने वाला है। और यहाँ पर 1/3 भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना, 1/3 ध्यान में रखना है। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और ये ऐसे कर लेते हैं। देखिए समस्या तो नहीं है इन सब चीज़ों में। 3000 आने वाला है ना, 3000 आ जाएगा, यानी कि 1/3000। ओके, तो आपसे पूछा किसमें है ये देख लेते हैं। 10⁻⁻6 में पूछा गया है, तो इसको आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें और 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या यहाँ पर कुछ आपने बदला? नहीं, 1 ही है। पर इसको आप बाहर निकाल लेंगे। अब 10⁻6 जब इससे जाएगा तो 10⁻3 बचने वाला, दैट मीन्स 1000 हम लिख लेते हैं। अरे थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन तो आपसे कराई ही जाएंगी भैया, कराई ही जाएंगी। 1000 बचेगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 बचने वाला है। जो आप इसको सॉल्व करेंगे इंटू 10⁻6 भी ले लेंगे तो 333.33 इंटू 10⁻6, इसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 333 लिख पाएंगे। बोलिए हाँ कि ना? यस, बिल्कुल लिख पाएंगे और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, 333। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आपसे कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, काम एंड कंपोज रहना है। डेफिनेटली आप क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे, क्योंकि टफ तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसी है ना। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको रफ करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A+B, ओके A+B से प्रोडक्ट बन रहा है तो आपसे ऑर्डर पूछ लिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे हम। R = K, A की कंसंट्रेशन देन B की कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब 3 इक्वेशन बनाएंगे हम। ओके, पहले केस में 0.1 = K क्या होने वाला है, A की कंसंट्रेशन क्या है 20, B की कंसंट्रेशन क्या है 0.5। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगा, 0.4 = K, X यहाँ पर हो जाने वाला है 0.5, यहाँ पर भी हो जाएगा 2। अरे दिखाई दिया X। अब इसको थर्ड वाले को देख लेते हैं। 0.8 = K डिवाइडेड बाई 40, K डिवाइड बाई नहीं, K एंड 40 कंसंट्रेशन A की हो जाएगी और B की कंसंट्रेशन क्या है Y = C, यानी कि आपसे X एंड Y पूछी गई है। X एंड Y यानी कि X निकालने के लिए आपको 1/2 करना पड़ेगा, है ना। तो 1/2 जो आप करेंगे तो इसको डिवाइड करिए, 1/4 आ जाने वाला है। K से K चला जाएगा, 20/X नीचे आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं, है ना। अगर आप लिखना चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं। X की वैल्यू आ जाने वाली है 20 × 4 दैट मीन्स 80। अरे हाँ या ना, क्या दिक्कत है इसमें। अब इस तरफ Y को निकाल लेते हैं। Y के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1/3 करना पड़ेगा, है ना। 1/3 करना पड़ेगा, 1/8 हो जाएगा और यहाँ पर K से K चला जाने वाला है। 20/40 आप करेंगे तो 1/2 आने वाला है। 0.5/Y हम करने वाले हैं, 0.5/Y हम करने वाले हैं। तो क्या 0.5 को 1/2 लिख दें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। 0.5 को हम 1/2 लिख देंगे इस प्रकार से। तो 2 × 2 = 4 और ये इसको हटा देगा, यानी कि 2 आने वाला है। Y = 2 हो जाएगा, X = 80, Y = 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है जनाब। कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको रफ करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी एक्सप्लेन करते हैं। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 2NO + Br2 गिव्स आउट 2NOBr। तो आपसे यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर पूछा गया है। तो क्या आपको पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? अरे स्लो वाला नाम। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन आपको दी हुई है, फास्ट एंड स्लो। तो यानी कि स्लो वाली रिएक्शन का ही यूज हम करने वाले हैं रेट निकालने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए, राइट। क्योंकि यही तो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ग्रेट। तो चलिए लिखते हैं रेट = K। अब जनाब स्लो वाली रिएक्शन पर ही ध्यान होना चाहिए आपका। NOBr2 की कंसंट्रेशन देन NOBr2 की कंसंट्रेशन और NO की कंसंट्रेशन, इसी से निकालेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। NO तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है, बट NOBr2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा पहली वाली रिएक्शन का जो फास्ट है ना, इसी का तो निकालेंगे आप। दैट मीन्स NOBr2 की कंसंट्रेशन इस प्रकार से लिखेंगे और क्या होने वाला है NO + Br2, नीचे है होगा ना ये NO + Br2।
NOBr2 के लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, करेंगे ना, K इक्विलिब्रियम इनटू NO की कंसंट्रेशन देन Br2 की कंसंट्रेशन, तो इसको उठा करके यहाँ पर रख देना है। R इक्वल टू K एज इट इज रहने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्विलिब्रियम देन NO की कंसंट्रेशन और साथ में Br2 की कंसंट्रेशन, राइट। ये सब कुछ आपने लिखा है NOBr2 की जगह पे, NO एज इट इज आपको मिल जाने वाला है ना, मिलेगा। NO यहाँ पर भी है, NO यहाँ पर भी है, तो एक को हटा करके हम उसकी पावर में 2 लिख देने वाले हैं। कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या है? नहीं। यस, ये हमको मिल चुका है ऑर्डर। देख पा रहे हैं ना, स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ही हमको आगे बढ़ना है। तो ऑर्डर क्या होने वाला है, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, दैट मीन्स 2 + 1 = क्या होता है भैया, 3 होता है ना। यस, बिल्कुल सही है, 3 होता है, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, है ना। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। E87.5 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अंडरगो 87.5% कंप्लीशन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानेंगे तो 87.5, जस्ट सेकेंड, T87.5 में 87.5 ग्राम खत्म हो जाने वाला है, अगर हमने 100 ग्राम माना है इनिशियली तो। क्लियर है ना। एंड T50 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अंडरगो 50% कंप्लीशन। अरे भैया समझ में आ गया ना। ओके, तो पूछा गया है आपसे, जस्ट सेकेंड, द रिलेशन बिटवीन T87.5 एंड T50 फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको रिलेशन निकालना है, तो आपको x की वैल्यू बता देनी है। गॉट इट। चलिए करते हैं, नीचे कर लेंगे। यस, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, रिएक्शन हम कैसे मानेंगे, A to B मान लेंगे। यस, A to B ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको कुछ भी दिया नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दिया जाता तो आपको ऐसे मानना है, A से P एंड C। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है, तो इसको हम लेकर चलेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 10 में भी दिया होता तो उसको ही हम लेकर चलते, अगर नहीं दिया है तो इसको हम लेकर चलेंगे। अरे हाँ या ना, क्लियर। ए इनिशियल कंडीशन में हम मान लेते हैं 100 की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। T = 0 पे, T = 87.5 पे क्या होने वाला है, देखिए जनाब यहाँ पर आइए। T 87.5 पर क्या होने वाला है, 87.5% कंप्लीशन हो चुकी है। दैट मीन्स 100 माइनस 87.5 आपको करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, 12.5 बचेगा ना। और यहाँ पर 87.5 हो जाएगा और यहाँ पर भी 87.5 हो जाएगा। पर फर्क आपको इससे पड़ना चाहिए, 12.5 बचा हुआ है T 87.5 के बाद। क्लियर है बात। यस, ओके। तो कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, फ्रैक्शन में अगर हम जाएं तो A0 को हमने 100 माना था, है ना। A0 को हमने 100 माना है, तो यहाँ पर आप A0/100 इंटू 12.5 कर पाएंगे। अरे हाँ या ना, कर पाएंगे ना। T टाइम के लिए 12.5, तो क्या आने वाला है, A0/8, है ना, A0/8 आ जाएगा। इससे ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाने वाला है। 12.5 है ना, इसका दोगुना करेंगे 25 आएगा, 25 चौके 100, 8 से चला जाने वाला है। क्लियर है। ओके, यहाँ पर तो ये हो गया। अब बात करने वाले हैं हम T50 की, क्योंकि T50 का ही तो रिलेशन आपको बताना है। तो T50 क्या होने वाला है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना, 100 माइनस 50 आप करेंगे तो 50 बचने वाला है, तो इसको भी हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। A0 का मतलब 100 हो जाने वाला है, यहाँ पर भी A0/100 करेंगे इंटू 50 करेंगे, तो क्या आने वाला है, A0/2 आएगा कि नहीं आएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल आएगा। आइए जनाब, T87.5 = x इंटू T50 आपसे पूछा गया है, सही है। आगे बढ़िए, A0/2 आपसे पूछा क्या गया है, T87.5 = x इंटू T50। तो T87.5 पर क्या आने वाला है, A0/8। देखिए T87.5 = x इंटू T50, यही तो है ना, यही तो है। दैट मीन्स A0/8 यहाँ पर आप करेंगे, x होने वाला है, देन A0/2। हमने अपने मन से नहीं लिखा, यहाँ से लिखा है जनाब, राइट। A0 से A0 जाने वाला है, 2 से 4 जाने वाला, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी x की वैल्यू। अरे हाँ है ना, यस। यानी कि यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा, यही है आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का यूज करे बिना भी आप कर सकते हैं, राइट। इतनी तो प्रैक्टिस हो ही चुकी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले तो थोड़ा रफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी कर लेते हैं। अब A gives 2B + C is a first order reaction। यस, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बता दिया गया है। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम वाज फाउंड टू बी 800 mm of Hg। इनिशियल प्रेशर क्या था, 800 mm of Hg, व्हिच इंक्रीज टू 1600 mm of Hg आफ्टर 10 मिनट। ओके, तो आपसे 30 मिनट के बाद टोटल प्रेशर पूछा गया है, टोटल प्रेशर पूछा गया है, राइट। टोटल प्रेशर, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, दरवाजा आप गलत कर देंगे। यहाँ पर रिएक्शन पहले लिखते हैं, A gives 2B + C। जो रिएक्शन लिखी हुई है ना उसी को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दी नहीं थी, इसलिए हमने A gives B + C माना था, बट अगर दी हुई है तो उसी को लेकर चलना है।
टी इक्वल टू 0 पर क्या होने वाला है प्रेशर दिया गया है ना आपको 800, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। टी इक्वल टू 10, 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है 800 माइनस पी, और यहाँ पर 2p हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो मल्टीप्लाई आपको 2 से करना होगा, है ना। टोटल प्रेशर आपको 1600 दिया हुआ है, चलिए इसको ऐड करके 1600 के इक्वल करते हैं। टोटल प्रेशर के लिए आपको 800 माइनस पी प्लस 2p प्लस p इक्वल टू 1600 करना पड़ेगा। यहाँ से आप p से p को उड़ाएंगे, ये 800 इधर जाएगा, दैट मीन्स p की वैल्यू क्या आने वाली है 400 आ जाएगी, है ना। यस 400 आ जाने वाली है, तो 400 आ चुकी है अगर, तो इसको पुट करते हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है 800 माइनस 400 करेंगे तो 400 ही तो मिलेगा, अरे हाँ या ना, यस। अब आइए यहाँ पर आपको बता दिया गया है ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि आप किस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, P इक्वल टू 2.3032 डिवाइडेड बाई के, राइट, लॉग इनिशियल प्रेशर या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पर इनिशियल प्रेशर है तो मतलब प्रेशर की बात की जा रही है, तो इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई फाइनल प्रेशर, क्लियर है ना, यस। तो P इनिशियल कर देते हैं हम और P फाइनल, इस वाले फॉर्मूले का आपको यूज करना है ना। चलिए यहाँ पर 10 मिनट दिया गया है तो K को हम इस तरफ ले आते हैं, T को इस तरफ ले आते हैं, क्लियर है, कर सकते हैं ना, ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो K ऑफ 10 इक्वल टू क्या होगा 2.3032 डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स, अरे हाँ या ना, यस। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 800, फाइनल क्या है अभी अभी आपने निकाली है 400 आई है, क्लियर है। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के लिए K30, यही तो आपसे पूछा गया है भैया, देखिए 30 मिनट के बाद, यस। K30 क्या होने वाला है 2.3032 डिवाइड बाई 30, 30 मिनट हो जाएगा, लॉग 800 इनिशियल था, अब क्या बचने वाला है 800 माइनस P, देखिए हम यहाँ पर मान चुके हैं तो आप चलिए P ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 800 माइनस P है ना, वही तो होने वाला है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आपको यही तो पता होना चाहिए कि भैया सेम रिएक्शन, दैट मींस रेट कांस्टेंट सेम होने वाले हैं, हमने अलग अलग लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये दोनों अलग अलग हैं, नहीं, सेम है, यानी कि इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना, कर सकते हैं ना, यस। K10 इक्वल टू K30, भैया बात सेम ही है, लिखने का तरीका बदला गया है, इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो यहीं पर हटा दें कुछ चीज़ों को, नहीं थोड़ा इसको हटा सकते हैं ना, इसको हटाएंगे आप यहाँ से, ये अलग हो जाने वाला है, दैट मीन्स K10 क्या आने वाला है लॉग 800 डिवाइड बाई 400 इक्वल टू, यहाँ पर 1/3 भी आपको मिलने वाला है, 1/3 लॉग 800 डिवाइड बाई 800 माइनस P, ऐसे कर लेते हैं तो आपको दिखाई देगा, ये log 2 आ जाने वाला है। अब इस 3 को आप यहाँ पर लेकर आएंगे, 3 log 2 हो जाने वाला है इक्वल टू log 800 डिवाइडेड बाई 800 माइनस P। अब जनाब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप log की वैल्यू मत पुट करने लग जाना, या फिर log m/n वाला फॉर्मूला मत लगा देना, अदरवाइज उलझ के रह जाएंगे। 3 को आप यहाँ पर भेजिए, log 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, दैट मीन्स log 8 यहाँ पर आ जाने वाला है, और यहाँ पर log 800 माइनस 800 डिवाइड बाई 800 माइनस P रहने वाला है, और log से log को आप उड़ा सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना। 8 को यहाँ पर भेजेंगे तो 6400 माइनस 8P हो जाने वाला है, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करते हैं इस प्रकार से, है ना। अब 800 यहाँ पर हो जाएगा, P की वैल्यू आप निकालेंगे तो 700 आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे करेंगे 6400 माइनस 800 5600 होने वाला है, तो आपको P की वैल्यू 700 मिल जाने वाली है। P की वैल्यू 700 मिल चुकी है ना, P की वैल्यू 700 मिल चुकी है, इस वाली रिएक्शन का यूज करना है हमको। A प्लस, ओके A प्लस नहीं, A गिव्स 2B प्लस C होगा, A गिव्स 2B प्लस C, ये 30 की रिएक्शन यहाँ पर लिखने वाले हैं हम। 800 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 0, T30, T इक्वल टू 30 पर क्या होने वाला है, स्क्रीन को ऐसे कर लिया जाए, यस। T30 पर क्या होगा 800 माइनस P लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 2P होगा, यहाँ पर भी 2P होने वाला है, इसको आप ऐड करिए, ओके। अब क्या करना है, P की वैल्यू जो आपने निकाली है ना यहाँ से 700, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर उसको पुट करेंगे तो 800 माइनस 700 क्या होगा 100 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 700 इंटू 2 दैट मीन्स 1400, और यहाँ पर 700 आपसे टोटल प्रेशर पूछा गया है, टोटल प्रेशर पूछा गया है, तो इन तीनों को ऐड करिए 100, ओके 147 दैट मीन्स 2200 आ जाने वाला है, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2200 आपको लिखना पड़ेगा, यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जनाब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2200 लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर 11 क्वेश्चन ऐसे होगा, है ना, ये थोड़ी प्रिंटिंग एरर है, आप समझ सकते हैं, ये 12 हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी कर लेते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन ए बी डेल्टा एच फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना, 20 किलो जूल पर मोल है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द अनकैटेलाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन इज 300 किलो जूल पर मोल। इन शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। When the reaction is catalyzed, keeping the reactant concentration same, okay, the rate of the catalyzed forward reaction at 27 degree centigrade is found to be same, same लिखा हुआ है, is found to be same as that of the uncatalyzed reaction at 327 degree centigrade। इसका क्या मतलब है आपको समझाते हैं भाई। आपसे पूछा गया है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटेलाइज्ड बैकवर्ड, यहाँ पर बताया गया है फॉरवर्ड का, पूछ लिया गया है बैकवर्ड का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाते हैं आपको। ए बी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आरएनएस इक्वेशन का यूज होने वाला है। कैटेलाइज्ड अनकैटेलाइज्ड सेम है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम, यानी कि कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड सेम है। तो कैटेलाइज्ड की बात कर लेते हैं हम पहले, कैटेलाइज्ड की बात कर लेते हैं। के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, बिल्कुल होता है। और कैटेलाइज्ड की दिया हुआ है ना आपको, अनकैटेलाइज्ड का दिया हुआ है, राइट, अनकैटेलाइज्ड का दिया हुआ है, कैटेलाइज्ड का आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम अनकैटेलाइज्ड भी लिख लेते हैं। एट द एंड ये दोनों सेम ही होने वाले हैं, दोनों के रेट कांस्टेंट सेम होंगे। तो रेट कांस्टेंट को हटा करके हम इसको ही इक्वेट कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। ऐसे करेंगे ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। आपको याद रखना है ये कैटेलाइज्ड का होने वाला है, ये अनकैटेलाइज्ड का होने वाला है। ओके, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ से आप ए से ए को उड़ा देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा लिख लेंगे पहले, माइनस ई ए बाई आर टी, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर, आर लिख लेंगे। बट टेम्परेचर क्या होने वाला है कैटेलाइज्ड के केस में, ध्यान रखिएगा, कैटेलाइज्ड के केस में टेम्परेचर क्या है, द रेट ऑफ कैटेलाइज्ड फॉर्मेशन रिएक्शन, ओके 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 300 केल्विन। तो आप 300 आर यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। ई टू द पावर माइनस ई ए, यहाँ पर माइनस ई ए नहीं, आपको दिया हुआ है ना कैटेलाइज्ड का एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है, सॉरी अनकैटेलाइज्ड का, अनकैटेलाइज्ड की ये रही 300 किलो जूल पर मोल, 300 किलो जूल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी ई ए किलो जूल में ही आएगी। आर टी इसका टेम्परेचर क्या था 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आप 273 को ऐड करेंगे तो 600 आ जाने वाला है, यानी कि 600 आर आ जाने वाला है। ओके, तो इनको हमने इक्वेट किया है। तो यस, यहाँ से देखिए माइनस भी तो लगाना है, माइनस से माइनस चला जाने वाला है, यहाँ पर 300 होगा, 300 आर, आर से आर गायब हो जाने वाला है, और 300 600 जाएगा तो 1/2 आने वाला है। देखिए ध्यान से, ई ए डिवाइडेड बाई 300 इक्वल टू 1/2 आएगा, दैट मीन्स ई ए आ जाने वाला है 150, है ना, 150 आएगा, बिल्कुल 150 आएगा। बट ये आपने क्या निकाला है, ये आपने फॉरवर्ड रिएक्शन का निकाल दिया है ना, क्योंकि फॉरवर्ड की ही तो आपको वैल्यू दी हुई थी, फॉरवर्ड की वैल्यू दी हुई थी, यानी कि आपने फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी निकाली है। बट आपसे पूछी किसमें गई है, इसमें पूछी गई है बैकवर्ड। यस, यहाँ पर आप बैकवर्ड देख पाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटेलाइज्ड बैकवर्ड रिएक्शन, बट आपने निकाली है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटेलाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। अरे हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक ग्राफ समझाते हैं तो आपको समझने में आसानी रहने वाली है। इसको ऐसे करते हैं, राइट, ग्राफ कैसे होने वाला है, बिल्कुल जनाब इस प्रकार से, इस तरीके से, है ना। ये क्या हो जाती है, इसको सही से बनाते हैं, पहले तो ऐसे करते हैं इस प्रकार से, है ना। ये है ई ए, क्लियर, ई ए बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो ई ए इक्वल टू क्या होगा, आप खुद देख के बताएं। ई ए इक्वल टू, आपको निकालना क्या है, ई बी निकालनी है, तो ई ए इक्वल टू ना करके हम ई ए माइनस डेल्टा एच करते हैं। ई ए माइनस डेल्टा एच, जब इसमें से आप इसको हटा देंगे, इसमें से इसको हटा दिया जाएगा तो ई बी यही तो आएगा, और यही आपसे पूछा गया है। ई ए क्या आई है 150 आई है, डेल्टा एच क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 20 किलो जूल पर मोल, किलो जूल है याद रखिएगा, और ये भी किलो जूल में ही आई थी, इसको भी हम किलो जूल पर मोल लिख देते हैं 20, यानी कि ई बैकवर्ड किस में आ जाने वाली है 130 इक्वल टू 130 किलो जूल पर मोल है, या फिर जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में ही पूछा गया है, तो बढ़िया रही बात, किलो जूल पर मोल, यानी कि यहाँ पर आप 130 लिख देंगे, और यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, आपने हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पहले ना किए हो, अगर किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें भी। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 130 करेक्ट आंसर होने वाला है।
तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में बोलें तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, राइट। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, PYQ की प्रैक्टिस करते जाइए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।